नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विकास डेवलपमेंट। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे और साथ ही जो यदि विकास परिवर्तन से संबंधित है तो यहाँ पर हम परिवर्तन के प्रकार कितने हैं इस पर डिस्कस करेंगे। स्किनर की महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही जॉन हडलॉक की जो परिभाषा है विकास का अर्थ और उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं परिभाषा से उस पर हम डिस्कस करेंगे। और गेसल के अनुसार विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और साथ ही अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है इस पर जो है विशेष रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ ही विकास के विभिन्न पक्षों पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसा कि विकास का जो संबंध है वो सीधा परिवर्तन से संबंधित है। विकास जो है परिवर्तन का सूचक होता है। विकास जो है परिवर्तन का, विकास शब्द अगर देखा जाए, डेवलपमेंट शब्द जो है तो उससे सीधा संबंध होता है परिवर्तन का। डेवलपमेंट का जो संबंध है परिवर्तन से है, चेंजिंग से है। लेकिन साथियों, जो परिवर्तन होना चाहिए वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो उन्नयन की तरफ होना चाहिए, वो सकारात्मक भाव में होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एक और कंडीशन जुड़ी है कि व्यक्ति या बालक के विकास में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। यहाँ पर हम विशेष तौर पर बाल विकास की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के सेंस में विकास को परिभाषित कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। यानी बालक, यहाँ पर जो अर्थ में आप ये शब्द देख रहे हैं यथा समय का मतलब बाल विकास की अवस्थाओं से है। आप सब लोग जानते हैं कि बाल विकास की अवस्थाओं में पहला जो चरण होता है वह माँ के पेट में जब बच्चा होता है जिसको गर्भावस्था कहते हैं, तो गर्भावस्था ही बालक के विकास की पहली अवस्था है। इसके बाद बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद की अवस्था शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से अनेक बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो यथा समय उन अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जो विभिन्न परिवर्तन होते हैं, वही बाल विकास उसको हम उन परिवर्तनों को बाल विकास से संबंधित करते हैं। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। साथियों, यहाँ पर यदि बाल विकास में देखा जाए तो मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन तथा शारीरिक इत्यादि परिवर्तन आपको विकास के अंदर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलते हैं। साथियों, आप देखते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो दो प्रकार के जो परिवर्तन, चेंजिंग होती है एक बालक में, ये दो ही प्रकार की चेंजिंग होती है। इन दोनों प्रकार के परिवर्तन को हम विकास में इंक्लूड करते हैं, डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। साथियों, आप एक चीज़ यह भी ध्यान दीजिए, इसमें जो भी मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक परिवर्तन है, इसका हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसमें से आप देख सकते हैं कि मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक जो परिवर्तन है वो गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है और जो शारीरिक परिवर्तन है वो मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। साथियों, मन में ये प्रश्न आता होगा कि इस मात्रात्मक परिवर्तन क्या है और गुणात्मक परिवर्तन क्या है। साथियों, मात्रात्मक परिवर्तन में शारीरिक परिवर्तन सम्मिलित है। बालक का शारीरिक परिवर्तन अर्थात बालक का जो शरीर की वृद्धि है, बालक की जो बालक के भार में जो वृद्धि है, उसकी लंबाई में जो वृद्धि है, तो इस तरीके से जो शरीर के आकार और स्वरूप में जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। साथियों, गुणात्मक परिवर्तन में जो हम अपने कहने का मतलब जिसको सीधे मापा नहीं जा सकता, जिसको सीधे मापा जा सकता है, जैसे बालक के भार को मापा जा सकता है, बालक की लंबाई को मापा जा सकता है, बालक के इस तरीके से बालक की मोटाई को मापा जा सकता है। इस तरीके से इन सब चीज़ों को तो हम मात्रात्मक परिवर्तन में सम्मिलित करेंगे। लेकिन मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, अनेक भाषाई, ये सब जो परिवर्तन होते हैं उनको हम सीधे मापन उनका नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि वो गुणों से संबंधित होते हैं, इसलिए उसका नाम गुणात्मक परिवर्तन है। यह बात स्पष्ट हो गई होगी आप लोगों
के मन में कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि मात्रात्मक गुणात्मक जो दोनों प्रकार के परिवर्तनों का योग है बालक के अंदर, जो मात्रात्मक और गुणात्मक जो दोनों प्रकार के उसके शरीर में जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं और उसके अंदर से जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, उन दोनों के प्रति योग को ही कह लीजिए डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ बाल विकास से संबंधित हम रिलेट कर रहे हैं, वैसे तो सीधा विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अब स्किनर की परिभाषा को हम पढ़ेंगे। स्किनर ने बाल विकास के संबंध में क्या कहा है? स्किनर ने कहा है विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। साथियों, बालक का विकास जो होता है वो जीव और उसके वातावरण के की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। अंतःक्रिया अर्थात बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के फलस्वरूप बालक एक वातावरण में, एक सामाजिक भौतिक वातावरण में वो रहता है और उसका परिणाम ही होता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप ही, उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही बालक का सही दिशा में विकास संभव हो पाता है। साथियों, एक बालक को अगर अच्छे शैक्षिक वातावरण में रखा जाता है तो वो उसका जो है शैक्षिक विकास अच्छी तरीके से होता है। एक बालक को अगर अच्छे शैक्षिक विकास में रखा जाता है तो एक बालक का विकास अच्छे ढंग से होता है। और इस तरीके से, और यहाँ पर जो जीव का जो संबंध है, जीव का अर्थात एक जीव यानी बालक जो पैदा होता है तो अनेक गुणों को वो अपनी माता पिता और अपने पूर्वजों से लेकर के आता है, यानी वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। उसका भी जो डेवलपमेंट होता है वो एक अच्छे वातावरण में ही संभव हो पाता है। तो इस तरीके से स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है, यानी जीव वातावरण से अंतःक्रिया करता है और वातावरण जीव के ऊपर अपना असर डालता है। इस तरीके से उसके परिणाम स्वरूप बालक का विकास संभव होता है। साथियों, इस परिभाषा को पढ़ करके यह आप जान पाए होंगे कि विकास जो है, विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। साथियों, एक परिभाषा और है, हरलॉक ने दिया है। ये परिभाषा थोड़ा सा स्किनर से बड़ी है। देखिए, स्किनर का नाम आपको याद रखना है क्योंकि स्किनर का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से जुड़ा है, जो कि अधिगम का एक सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में एक अनुबंधन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो यस आर बॉन्ड थ्योरी पर आधारित एक सिद्धांत है स्किनर का। तो इस तरीके से ये स्किनर का नाम आप याद रखेंगे। और साथ ही अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि याद रखिएगा आप लोग। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का संबंध किससे है? तो स्किनर से है। ये परीक्षा के तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्किनर का संबंध अभिक्रमित अनुदेशन से है और इनका संबंध क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से है। अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से इनका संबंध है। साथियों, जॉन हरलॉक की परिभाषा विकास के संबंध में क्या बताती है, इसको डिस्कस करते हैं। विकास का अर्थ परिवर्तन की उस श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट पैटर्न लीडिंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। यहाँ पर इस परिभाषा को अगर हम एनालाइज करते हैं, इसको विश्लेषित करते हैं, तो आप पाते हैं कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। साथियों, यहाँ पर विकास का सीधा अर्थ क्या होता है? परिवर्तन का संबंध विकास से, यानी विकास का अर्थ ही परिवर्तन से संबंधित है और एक श्रृंखला के रूप में विकास होता है। ये श्रृंखला कौन सी है? वो है मानव विकास या बाल विकास की श्रृंखला है। एक सीरीज है जो परिपक्वता, ये जो मैच्योरिटी की तरफ अग्रसर होती है, एक निश्चित लक्ष्य, यानी मैच्योरिटी जो है वो एक निश्चित लक्ष्य होता है, उस मैच्योरिटी की तरफ जो है ये डेवलपमेंट, ये सीरीज जो है अग्रसर होती है। क्योंकि जानते हैं जन्म के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से जीवन भर एक विकास की जो प्रक्रिया है, जो क्रम है, वो चलता रहता है। और इस तरीके से विकास का अर्थ जो है परिवर्तन की उस श्रृंखला से है, जैसा कि हरलॉक ने कहा है, उस श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है, यानी परिपक्वता की तरफ ही, यानी मैच्योरिटी को अचीव करने की तरफ ही जो है ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। साथियों, यहाँ पर आप
देख रहे हैं कि गेसल ने एक परिभाषा दिया है, मानव विकास एक निश्चित क्रम में होता है। हाँ जी, ये बात सही है कि मानव विकास एक निश्चित क्रम में होता है। आप ये देख सकते हैं कि एक क्रम होता है, ऐसा नहीं कोई बालक शैशवावस्था में है तो उसके अंदर किशोरावस्था के लक्षण मिलने लगेंगे, या कोई बाल्यावस्था में है तो उसके अंदर प्रौढ़ावस्था के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। एक क्रम होता है जो, पहली बात तो यहाँ पर आपने देखा यथा समय होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मानव का विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। वो बाल्य विकास की जितनी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं में जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो उसके अनुसार होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अचानक से कोई परिवर्तन बालक के अंदर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यहाँ पर अब हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर जानेंगे। अभिवृद्धि और विकास, देखिए अभिवृद्धि और विकास ये दोनों देखने में तो समानार्थी लगते हैं, या दोनों में कभी कभी हम अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि एक संकुचित अर्थ में इसका लिया जाता है, इसका अर्थ संकुचित है, और विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड है, क्योंकि अभिवृद्धि को विकास में, डेवलपमेंट में सम्मिलित किया जाता है, उसी में इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से इस आरेख के माध्यम समझ सकते हैं कि विकास के अंदर अभिवृद्धि सम्मिलित है, इसके अंदर इंक्लूड है। तो और इस तरीके से थोड़ा सा हम इसमें कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने रखा है जिससे हम अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर कर पाएंगे। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। बाह्य यानी हमने बताया कि यहाँ पे जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों में जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है वह अभिवृद्धि से संबंधित होता है। तो अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, यानी शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आपको दिखते हैं, जो शरीर के आकार, लंबाई और मोटाई में जो आपको परिवर्तन दिखता है बालक के, वह उसका स्वरूप क्योंकि बाह्य इसलिए होता है क्योंकि वो दिखता है, वो आपको आंखों से दिखेगा और उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। इस तरीके से अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वहीं दूसरा जो अभिवृद्धि में हम कह सकते हैं कुछ समय बाद ये रुक जाती है। देखिए शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शरीर की लंबाई, मोटाई, वजन, जो भी है, ये सब चीज़ें कुछ समय बाद रुक जाती हैं। ये जीवन पर्यंत कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं शारीरिक रूप से उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है। तो इस तरीके से कुछ समय बाद रुक जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है। सीधे मापा जा सकता है, इसको हमने पहले ही बताया कि अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है। तीसरी चीज है कि अर्थ संकुचित है। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है क्योंकि अभिवृद्धि जो है विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, ना कि अभिवृद्धि के अंदर विकास के अंदर अभिवृद्धि को इंक्लूड किया जाता है। विकास में देखिए आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के, यहाँ पर मात्रात्मक मीन्स बाह्य परिवर्तन और गुणात्मक मीन्स आंतरिक परिवर्तन। तो इस तरीके से आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तनों का योग जो है वो विकास होता है। साथियों, जीवन पर्यंत होता रहता है। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि कुछ समय बाद रुक जाती है अभिवृद्धि। बालक के शरीर में जो वृद्धि होती है वो कुछ समय बाद अभिवृद्धि रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है लेकिन सीखने की प्रक्रिया यानी बालक में लर्निंग जो प्रोसेस और विकास की जो प्रक्रिया, ये दो प्रक्रियाएं यानी विकास और लर्निंग अधिगम, ये दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जीवन भर व्यक्ति मानसिक अपनी शक्तियों में विकास करता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है, सामवेगिक स्थिरता को लाने का प्रयास करता है, और इस तरीके से शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है लेकिन जो गुणात्मक वृद्धि है, जो व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं वो जीवन भर विकसित होते रहते हैं। कुछ न कुछ व्यक्ति जीवन भर सीखता है और कुछ न कुछ व्यक्ति जीवन भर जो है अपने अंदर गुणों को समाहित करता है और साथ ही साथ वो अपने अंदर गुणों को डेवलप करता है। इस तरीके से ये जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है। निश्चित क्रम में वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक, ये जो भी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, ये कह लीजिए एक निश्चित क्रम में होते हैं। यहाँ पे आप जॉन हरलॉक की परिभाषा में आपने देखा कि उस श्रृंखला से है जो परिवर्तन, जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। एक श्रृंखला है, एक क्रम है, एक सीरीज है
वो सीरीज क्या है? वो बाल विकास की अवस्थाओं की सीरीज है। वो मानो गर्भावस्था से लेकर के, जन्म के पूर्व की अवस्था से लेकर के, और वो मानव विकास की जो भी आगे की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि जो भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की एक सीरीज है, उस क्रम में विकास होता है। तो इस तरीके से निश्चित क्रम में होता है, सीधा मापन संभव नहीं है। विकास का, डेवलपमेंट का सीधा मापन संभव नहीं है। इसमें होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों का तो मापन संभव है, लेकिन ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट है एक बालक का, उसका हम सीधा मापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मात्रात्मक जो दिखने वाले, जो बाह्य रूप में दिखने वाले जो परिवर्तन है, उनका तो आप मापन कर सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनका परिवर्तन करने के लिए हम कुछ माध्यमों का सहारा लेते हैं। कुछ प्रश्नावली का सहारा हो सकता है, साक्षात्कार का सहारा हो सकता है, केस स्टडी का सहारा हो सकता है, आत्मदर्शन विधि का सहारा हो सकता है। तो अनेक जो विधियां और प्रविधियों का हम प्रयोग करके हम जो है इसका जो है मापन कर सकते हैं विकास का, लेकिन सीधे मापन हम इसका नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि विकास का अर्थ क्या है। यदि विकास जो है आपने देखा कि परिवर्तन से संबंधित है, तो उसमें परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा स्किनर की है। उसको आपने देखा कि इसमें जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है या प्रतिफल होता है, और साथ ही जॉन हडलॉक की परिभाषा को आपने देखा, जिसमें एक श्रृंखला शब्द जुड़ा है। श्रृंखला अर्थात मानव विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्था से संबंधित है, और परिपक्वता, इस शब्द को आप याद रखिएगा। तो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। यहाँ पर आपने देखा गेसल ने कहा है कि निश्चित क्रम में विकास होता है, और अभिवृद्धि और विकास में अंतर आपने देखा, ये 4 अंतर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं, विकास के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो किन किन पक्षों में, किन किन पहलुओं पर आप देखते हैं कि विकास होता है, वो होता है शारीरिक पक्ष पे, यानी शारीरिक रूप से विकास होना, जिसको हम वृद्धि कहते हैं। वैसे तो ये सब चीज़ें मिला करके विकास के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, लेकिन शरीर में, शरीर का आकार बढ़ना, शरीर का जो है, शरीर की लंबाई बढ़ना, ये सब जो है शारीरिक वृद्धि में और विकास का हिस्सा है, शारीरिक वृद्धि। तो इस तरीके से शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। मानसिक विकास, यानी मन या बुद्धि की जो भी क्रियाशीलता है, जो बुद्धि की क्षमता है, जो उसमें जब वृद्धि होती है। जैसे एक बालक के अंदर पहले शुरुआत में जब बालक जन्म लेता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे जो है प्रत्यय निर्माण की शक्ति और धीरे धीरे चिंतन, कल्पना इत्यादि जो भी मानसिक शक्तियां होती हैं, वो एक निश्चित क्रम में होती हैं। वो जैसे जैसे वो बढ़ता है, धीरे धीरे उसके अंदर वो सूझ की जो शक्ति होती है, ये सब जो भी शक्तियां, मानसिक शक्तियां एक व्यक्ति के अंदर होती हैं, वो धीरे धीरे जो है एक क्रम में बढ़ती रहती हैं। तो इन सारे पहलुओं को हम मानसिक विकास के पक्ष में सम्मिलित करते हैं। संवेगात्मक विकास, संवेग जो है वो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुई, ये सब इत्यादि जो मानव संवेग होते हैं, इस तरीके से अनेक संवेग जो है सब प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। उनका भी विकास होना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संवेगों में अनेक संवेग होते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर और संवेगों पर आगे चर्चा किया जाएगा। तो वहाँ पर जो संवेग होते हैं, संवेगों का परिमार्जन करना, उनका परिशोधन करना एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। यानी जो संवेग सकारात्मक संवेग हैं, एक शिक्षक को उनको प्रमोट करना होता है। एक जो संवेग थोड़ा जो नकारात्मक सेंस में है, जिससे जो है जो सृजन के क्रम में नहीं आते हैं, उनको प्रमोट नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से सब एक प्रकार से शिक्षक का यह भी उद्देश्य होता है कि बच्चों में सामवेगिक स्थिरता को लाना होता है। आप सब जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है, शैशवावस्था के दौरान संवेगों की स्थिरता कम होती है। एक ऐसा काल, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं, पूरे जीवन का सबसे अनोखा काल इसे कहते हैं। केवल यही एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालकों के अंदर सामवेगिक स्थिरता पाई जाती है, स्टेबिलिटी पाई जाती है। लेकिन पुनः जो है शैशवावस्था के बाद जैसे किशोरावस्था आती है, फिर यह जो है एक संघर्ष, तूफान और दबाव की अवस्था इसे कहते हैं। सामवेगिक अस्थिरता होती है बालक के अंदर। तो ये दो अवस्थाएं, शैशवावस्था और किशोरावस्था, इन दोनों में संवेग अस्थिर होते हैं, जबकि बाल्यावस्था में बालकों का संवेग थोड़ा सा स्थिर होता है। एक शिक्षक जो है का परम कर्तव्य होता है कि वह जो है बच्चों के अंदर जो संवेगात्मक जो इम्बैलेंस की स्थिति होती है, उनको वो जो है सही करे, इस तरीके से शैक्षिक जो है वातावरण का निर्माण करे, इस तरीके से उनको प्रशिक्षित करे कि उनके अंदर जो संवेग हैं, जो सकारात्मक संवेग हैं, जो नकारात्मक संवेग हैं, नकारात्मक संवेगों को दबाना है, सकारात्मक संवेगों को और आगे बढ़ाना है। इस तरीके से एक सामवेगिक स्थिरता को लाना होता है।
तो ये सब संवेगात्मक जो डेवलपमेंट है यानी संवेगात्मक विकास जो है वो भी विकास का ही एक पक्ष है। नैतिक और सामाजिक विकास के जो पक्ष हैं, नैतिक पक्ष यानी नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एक बालक के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में। नैतिकता का जो है होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये नैतिकता का जो पक्ष है ये भी विकास से ही संबंधित है। और साथ ही साथ सामाजिक पहलू यानी समाज के द्वारा कुछ जो समाज हमसे कुछ अपेक्षा रखता है। एक बालक जो है जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है वो अपने माता पिता को पहचानता है, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने गांव को, पड़ोस को, गांव को, अपने राष्ट्र को, इस तरीके से उसका दायरा बढ़ता जाता है और उसको विभिन्न प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज और सामाजिक जो भी नियम हैं उनसे वो परिचित होता है। और उसके अंदर धीरे धीरे जैसे कह लीजिए सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है इस तरीके से एक सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो सामाजिकरण जो है बालक का प्रारंभ हो जाता है। और उसमें खास तौर से याद रखिए कि शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। एक उनमें जो है शिक्षक का, माता पिता का और पीयर्स यानी बच्चों के सहपाठियों का, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक तरीके से एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के सामाजिक विकास में एक शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में हम शिक्षकों को विशेष तौर से बच्चों के सामाजिक जो कौशल हैं उनको डेवलप करना होता है। इस तरीके से विकास के विभिन्न जो पक्ष हैं, ये कुछ पक्ष हैं। ऐसे तो सब क्लासिफिकेशन किया जाए तो कुछ इसमें और भी बनेंगे। भाषा विकास का भी एक पक्ष होता है। ऐसे में जो मेन जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक, इस तरीके से ये विकास के पक्ष हैं। आज हम इन चीज़ों को समझ पाए होंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में परिवर्तन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, परिभाषाएं, और अभिवृद्धि और विकास में अंतर और विकास के विभिन्न पक्षों का हमने अध्ययन किया। साथियों, आगे की कक्षा में इससे आगे जो भी टॉपिक दिया है, अब हम आगे इसका लर्निंग से संबंध हुआ और भी जो चीज़ें इससे सम्मिलित हैं या संबंधित हैं, इनमें जो सम्मिलित या संबंधित हैं उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।